अच्छा मुज़म्मिल साहब, आपको क्या लगता है? एक तो कल आपने देखा परवेज़ इलाही साहब, मुझे तो इसलिए अचानक लगा कि शायद हमें लग रहा था कि 2-3 और मुकदमा वैसे भी जो निकलता है उसको पकड़ लेते, जैसे कुरैशी साहब को वो जैसे ही रिहा होने लगे उनको फिर गिरफ्तार कर लिया, तो लगा कि ऐसा होगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। फिर अभी आज हमाद अज़हर साहब की रूनुमाई हो गई है, तो ये क्या हो रहा है? हमाद अज़हर साहब तो दोबारा रूपोश हो गए और वो इससे पहले 1 माह पहले भी इसी तरह मंजर आम पे आए थे, फिर दोबारा रूपोश हो गए। तो वो तो इनकलाब लाने के लिए आए थे। आज जो उनका स्टेटमेंट था, बेल उन्होंने पहले भी पेशावर हाई कोर्ट से ली थी, लेकिन उसके बाद वो अपने जहां उनके केसेस हैं उन कोर्ट्स में वापस आके उन्होंने बेल एक्सटेंड नहीं कराई थी। तो वो एक दफ़ा ये एपिसोड हो चुका है कि वो मंजर आम पे आते हैं, बात करते हैं, फिर वापस रूपोश हो जाते हैं। तो अब ये देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने वाकई मंजर आम पे आना है तो फिर आप गायब नहीं होते। उन्होंने कहा वो पेशावर जा रहे हैं, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं पेशावर से उन्होंने एक दफ़ा पहले भी बेल ली है, लेकिन बहरहाल पेशावर से बेल लेने के बाद उन्हें फिर पंजाब तो आके वो बेल कंफर्म करानी पड़ेगी ना। पेशावर से ही तो कंफर्म नहीं हो सकती, पेशावर से तो उन्हें राहदारी जमानत मिल सकती है। लेकिन आप रऊफ हसन साहब के वाक़े की बात कर रहे थे, उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। और एक हमारे सियासी कल्चर में ऐसा नहीं होना चाहिए, बर्दाश्त होनी चाहिए एक दूसरे की बात सुनने की। लेकिन बहरहाल मजबूरी है, हमें थोड़ा थोड़ा तहरीक इंसाफ को आईना भी दिखाना पड़ता है, क्योंकि उनके अपने दौरे हुकूमत में जब अबसार आलम को गोलियां लगीं तो इन्होंने कहा बहनों के भाई मार गए हैं। जब असद तूर को मारा तो इन्होंने क्या कहा? जब मतीलियो जान गायब हुआ, जब एहसन इकबाल साहब को गोलियाँ लगीं, इनमें से कोई उनकी इयादत करने को तैयार नहीं था। वो जिंदगी, उनकी गोली ज़िंदगी और मौत का मसला नहीं था। जब नवाज शरीफ को जामिया नईमिया में जूते मारे जा रहे थे तब ये तालियां बजा रहे थे। जब जायद अहमद के घर को आग लगाने की कोशिश कर रही थी तब ये कह रहे थे कि आज तौहीन रसालत का मुकदमा लड़ा जा रहा है, बहुत बेहतरीन हो रहा है, इससे अच्छा कोई काम हो ही नहीं सकता, उनके घर को आग लगाई जानी चाहिए। तो जब राना सनाउल्लाह के घर नहीं, ये सब इस पाकिस्तान में हुआ है कि ये नहीं हुआ, नहीं हुआ है तो वो गलत था, वो गलत था। आज जो हो रहा है ये भी गलत है। बात पूरी, मैं कोई नहीं बोला शहरबानो आपकी मेहरबानो आपकी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं सब पॉलिटिकल फोर्सेस को इकट्ठे बैठ के इसको ख़त्म करना होगा। एक दूसरे को एंजॉय नहीं कर सकते आप। पीटीआई ने एंजॉय किया है, आज इनकी बारी आ गई, तो एंजॉय कर रहे हैं। आज इनकी बारी आ गई, आज दूसरे एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी तो 15-15 किलो हीरोइन के मुकदमे सही हैं ना, मौत की कोठरी में रहे हैं ना, बिल्कुल ये नहीं रहे। 15-15 किलो हीरोइन के मुकदमे वो सच्चे मुकदमे थे, वो आइन और कानून के मुताबिक दर्ज किए गए मुकदमे थे। ये भी कुरानी आयात सुनकर उन मुकदमों को डिफेंड करते थे, मगर आप देखें कुरानी आयात पढ़ के उन मुकदमात को डिफेंड करते थे। कुछ दिन पहले बहाउद्दीन में ख्वाजा सराओं ने आगे क्यों बढ़े? नहीं आज की बात नहीं करेंगे, आपको आईना दिखाना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि आप क्या करते थे। आज आपको फेस करना पड़ा है वो सब कुछ, तो आप वही म्यूजिक फेस कर रहे हैं जो आप बजाते रहे हैं, कुछ फेस नहीं कर रहे हैं। देखिए ना, हुकूमत का है। कुछ दिन पहले मंडी बहाउद्दीन में ख्वाजा सराओं ने पुलिस वालों को निकाला, मारा, जो कुछ भी था वो भी तो हुकूमत का काम है ना सर ये करने का। हुकूमत वही है जहाँ अबसार आलम को गोलियां लगने पर मौजूद थी, हुकूमत वही है जब वज़ीर दाखिला को गोली लग गई थी तो मौजूद थी, हुकूमत वही है जब नवाज शरीफ को जूतियाँ मारी गई तो वह मौजूद थी, हुकूमत वही है जब जायद अहमद के घर पे हमला हुआ तो जहाँ हुकूमत मौजूद थी, हुकूमत कहीं नहीं गई। तो फिर वो तो नाकाम हुकूमत थी, ये भी नाकाम हुकूमत है, ये हुकूमत मान ले। वो पता नहीं नाकाम थी या कामयाब थी। आप ये बात समझें कि जिस घोड़े पे रख के चढ़ के आप दूसरों को मारने की कोशिश कर रहे थे, आज अब उस घोड़े के पांव तले खुद रोंदे जा रहे हैं। तो ऐसा कब तक होगा? ठीक है ना, घोड़ा सरपट भागता है, उस पर कोई नहीं बैठ सकता। आपको तजर्बा हो गया होगा कि घोड़े पे कोई नहीं बैठ सकता। देखिए सारी बात आप गिर गए ऊंधे मुंह घोड़े से, आप ऊंधे मुंह घोड़े से गिर गए, घोड़े पे कोई नहीं बैठ सकता। घोड़ा सरपट भागता है। What you sow is what you reap. तो इसका मतलब ये है कि आप जस्टिफाई कर रहे हैं। जस्टिफाई नहीं कर रहे, ये मुत्तफ़ाक़े अमल है, मकाफ़ात अमल है। कंफर्टेबल कैसे आप बैरिस्टर साहब? जी आप करें। अगर मकाफ़ात अमल है तो फिर जो इनके साथ हुआ वो भी वही था, क्योंकि ये तो एक विशेष साइकिल है ना, एक दायरा है जो टूटने को नहीं है।
इन्होंने अक्सर मुस्तफा जिक्र करते हैं दायरे का, दायरे में सफर कर रहे हैं। नून लीग ने पीपल्स पार्टी के साथ किया, पीपल्स पार्टी ने नून लीग के साथ किया, ये लोग एक दूसरे के साथ करते रहे, फिर तहरीक इंसाफ आई, तहरीक इंसाफ ने इनके साथ किया, आज ये तहरीक इंसाफ के साथ करें, तो फिर ये सभी माकफात अमल है या एक दायरा है? फिर तहरीक इंसाफ इनके साथ आके करेगी? हम नहीं करेंगे जी, हम ये स्टेटमेंट दे रही है इनको। अल्लाह करे मेहर पार्लियामेंट में आए, अल्लाह करे जी, अल्लाह करे। फॉर्म 47 वाले जाएंगे तो हम आएंगे ना। अगर फॉर्म 47 वाले जाएंगे तो उनकी जगह भी फॉर्म 47 वाले ही आएंगे, चाहे आरटीएस बिठा के, जब चाहे आरटीएस बिठा के आ जाए, चाहे आरटीएस बिठा के आ जाए, चाहे किसी तरह आ जाए। मैं भी ऊंची आवाज में बात अभी मुल्तान में जो इलेक्शन हुआ है उस पे आरटीएस जब बैठा था ना, बड़ी दिलचस्प बात है, जब आरटीएस बैठा था तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस वक्त 118 नशिस्तें रिपोर्ट हो रही थी। आरटीएस के बैठने के बाद, और बाकी जमातों की बहुत कम, आरटीएस के बैठने के बाद जब वो दोबारा खुला आरटीएस, तो तहरीक इंसाफ की नशिस्तें बढ़ी नहीं थी, कम हो गई थी। मगर 8 फरवरी को जो लेकिन आपका मुल्तान से ताल्लुक है, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तैमूर मलिक साहब 35 या 33 हजार वोटों से हारे हैं कल ये बाय इलेक्शन 33। जी जी बिल्कुल, और बिल्कुल उस पर तो मैं कहना चाहूंगी कि गिलानी खानदान का जो जानशीन है वो अब यूसुफ रजा गिलानी साहब को मिल गया, क्योंकि ये वही हल्का है जहां से वो खुद लड़ चुके, अब्दुल कादिर गिलानी साहब लड़ चुके। इलेक्शन ठीक था, वो साफ था ना। लेट मी कंप्लीट माय सेंटेंस। तो उन्होंने कभी ना 60-65 हजार से ज्यादा वोट, उनका हजम उससे ज्यादा नहीं रहा। तो ये उनका बहुत काबिल बेटा है जिसने बाप से भी ज्यादा, जनरल इलेक्शन में वालिद ने 63,000 वोट्स लिए, और बाय इलेक्शन में कासिम गिलानी साहब ने क्या महारत पाई है, क्या सियासत पे उनका कंट्रोल है, या इतना वो लोगों को मुतहर्रिक कर सके कि उन्होंने अपने वालिद से भी 20,000 ज्यादा वोट लिए, वो भी एक ज़िमनी इंतखाब में। रिसेंटली जो ज़िमनी इलेक्शन हुए उसमें लीड काफी ज्यादा है और किसी ने चैलेंज भी जी जी बहुत ही मतलब ये एक इंटरेस्टिंग पहलू है। मैं एक पॉलिटिकल उसके तौर पे मैं जरूर इस पे बात करूंगी। मुस्तफा, आपको क्या लगता है? अब ठीक है, ये तो चलता रहेगा, ये सारी बातें जो है। आप सॉरी कोई बात कर रहे थे जब मैं यही कह रहा था कि गिलानी साहब क्योंकि चेयरमैन सेनेट है, तो ऑब्वियसली लोगों की एक हुकूमत में भी है और हुकूमत की हालत है, और इसी वजह से नहीं मैं मेहरबानों जो ज़िमनी इलेक्शन होता है वो होता ही हुकूमत का है, तो हुकूमत की आला इससे ऑब्वियसली आप कह रहे हैं सिर्फ हुकूमत की वजह से वो जीते हैं। एक कानून और पीटीआई की वो इलेक्शन एक्ट ही पढ़ रहा हूं, कोड ऑफ कंडक्ट पढ़ो। मुझे बताएं कि लोगों ने आके वोट डाली, पीटीआई की कोई मकबूलियत देखे ना, आप एक पीटीआई की मकबूलियत नहीं है। अच्छा, आप मुस्तफा एक सेकंड, आप क्या इंडिपेंडेंटली देख रहे हैं? ये जो इलेक्शन हुआ था, इस इलेक्शन में जो जीत थी वो फेयर जीत है? मुजम्मिल साहब के पास भी इस पे खबर है, लेकिन जी देखिए, मैं क्योंकि कासिम को काफ़ी करीब से एक ज़माने में उससे ताल्लुक़ रहा है तो इस बात पे तो मैं ये बात बिल्कुल यकीन और वसूख के साथ कह सकता हूँ कि वो अपने वालिद साहब से ज़्यादा तेज़ हैं। अच्छा और मकबूल भी है, भाइयों से भी। जहाँ तक इलेक्शंस का ताल्लुक है, तो जनरल इलेक्शंस के अंदर जुल्म का बदला इंतकाम से एक नारा था, वोट से हाँ। तो ये एक नारा था तहरीक इंसाफ का, जिसने मोटिवेट किया हुआ था इनके वोटर को, इनके वर्कर को। जो ज़िमनी इलेक्शन है, इसके अंदर हमें वो मोटिवेशन नजर नहीं आती कि वोटर भी समझता है कि यार के बाहर निकलकर अगर मैंने वोट दिया भी तो उसके नतीजे में कौन सा इमरान खान साहब ने रिहा हो जाना है। तो उसके अंदर वो थोड़ी सी एक जज्बे की कमी है, क्योंकि उसने देखा कि 8 तारीख को जो उसने निकलकर वोट दिया वो वोट भी नहीं गिना गया, तो एक डिमोरलाइजिंग एक इफेक्ट है। तो शायद ये वजह हो सकती है। बाहर तो और कोई ऐसी हमने अच्छा, और इस डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं कि जो परवेज इलाही साहब का निकलना है, शाह महमूद साहब का भी सुनने में आ रहा है कि उनकी जमानत भी हो सकती है, तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? अस्मा बहन, इस वक्त जो एस्टैब्लिशमेंट और जुडिशरी की लड़ाई चल रही है, उस लड़ाई का सबसे बड़ा जो बेनिफिशियरी जिसने होना है वो तहरीक इंसाफ है। और इस वजह से कि, और जहाँ तक हुकूमत का ताल्लुक है, थोड़ी देर पहले प्रोग्राम में आप भी हुकूमत के बारे में, माजी की हुकूमतों के बारे में, ये बेबस हुकूमतें हैं। देखें, हाइब्रिड निज़ाम का दरवाज़ा इमरान खान साहब ने खोला और आज वो हाइब्रिड निज़ाम इस मुल्क पर काबिज हो चुका है। हुकूमत इनकी हो या पिछली थी, बेबस हैं, हर मामले में बेबस हैं।
اور سیاستدانوں کو اتنی عقل نہیں آ رہی کہ آج اگر عمران خان صاحب اپنی زوجہ کے ساتھ جیل میں، اس سے پہلے میاں نواز شریف صاحب اپنی صاحبزادی کے ساتھ جیل میں تھے، پھر آصف زرداری صاحب اپنی بہن کے ساتھ جیل میں تھے، آپ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ آپ کو لڑایا جا رہا ہے، آپ کو. لیکن وہ تو خان صاحب نہیں مان رہے نا بات چیت کے لیے، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ خان صاحب کی سیاست کی غلطی ہے نا کہ اس وقت سیاستدانوں کو جس چیز کے اوپر اکٹھا ہونا چاہیے، ایک ریڈ لائن ڈرا کرنی چاہیے کہ ہم آپس میں سیاسی مخالفت ایک دوسرے کی ضرور کریں گے. سیاست کا کام ہی ایک دوسرے کی مخالفت کرنا ہے. درست بات ہے، ہم ضرور کریں گے مخالفت، یہ بات درست، لیکن ہم یہ ہماری حدود و قیود ہے. اگر کسی کے بیڈ روم میں کیمرہ لگایا جاتا ہے تو چاہے وہ کسی بھی جماعت سے اس کا تعلق ہو، ہم اس پر احتجاج کریں گے. بالکل. جس عدلیہ سے ہم نے ریلیف لینا ہے، جس عدلیہ کو ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر آزاد ہو، ہونی چاہیے اس کے اوپر. اگر اس عدلیہ کے اوپر کوئی بھی حملہ کرے گا ہم اکٹھے کھڑے ہوں گے. بالکل. اگر کسی سیاستدان کے اوپر اور اگر عدلیہ حملہ کرے گی